खंडेलवाल जी, कृषि मंत्री लाल सिंह कटारिया जी, फूड स्वीट सप्लाई मंत्री प्रताप सिंह खचरवाल जी, विधायकगण रफ़ी खान साहब, अमीन कागजी जी, गंगा देवी जी, गोपाल मीणा जी, मेयर साहिबा मुनीष गुर्जर जी, शीला दवाई जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी UDH कुंजीलाल मीणा जी, रवि जैन कमिश्नर JDA और तमाम उपस्थित पार्षदगण, उपस्थित अतिथिगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज हवा सड़क एलिवेटेड रोड का उद्घाटन संभव हुआ। मैं तमाम जयपुर वासियों को और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं कि लंबे समय से जिसका इंतजार था, 1.5-2 साल कोरोना के ऐसे आए, सब लॉकडाउन में हो गए और ये काम समय पर पूरा नहीं हो पाया। तो आज इस खूबसूरती के साथ में, तिरंगे की लाइटिंग के साथ में और फाउंटेन लगे हैं नीचे, एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा, बहुत खूबसूरत है। आने वाले जो टूरिस्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक थे चाहे वो विदेश से आएंगे, उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस प्रकार से मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब विस्तार से क्या क्या योजना है सब बताई आपको। और एक प्रोग्राम अभी जो कल से प्रोग्राम हो रहा है इन्वेस्ट राजस्थान में, जो करीब 3000 डेलीगेट आ रहे हैं, उस प्रोग्राम मुझे जाना है। इसलिए मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि सब बातें आपको मालूम हैं। जब आपने 22 साल पहले करीब मुझे मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दिया प्रदेश की जनता ने, तब जो पहली बार जयपुर में बरामदे भी बन सके, साफ हो सके, अतिक्रमण हटे, सड़कें चौड़ी हुई, जवाहरलाल नेहरू मार्ग सहित, और जो ओवरब्रिज अंडरब्रिज की जो श्रृंखला बनी है, उसके कारण आप देखिएगा कि आज जयपुर की आबादी बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो सुविधा आज मिल रही है वो शायद नहीं मिलती। अभी भी ट्रैफिक जाम रहते हैं और सड़कें चौड़ी होने के बावजूद भी। और आप देखिएगा जहाँ सिविल लाइन जाते हैं, रास्ते में कतपुल नगर आता है, ये कतपुल नगर आधी सड़क और रोके हुए था। अब कल्पना कीजिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई आते थे तो आधी सड़क तो इस कतपुल नगर की बनी हुई थी। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे तत्कालीन JDC थे मिस्टर गोयल, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया उनसे और कतपुल नगर वाले शिफ्ट हो गए वहाँ से। आज शानदार वो सड़क बन गई, अब ये ओवरब्रिज बन गया है, इससे और ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था, उससे लोगों को सुविधा मिलेगी। 500 करोड़ की लागत से जो चौराहे पे जो सिग्नल लगे हुए हैं, जहाँ पर तकलीफ होती है तो सिग्नल फ्री, सिग्नल की जरूरत ही नहीं पड़े और सौंदर्यीकरण भी हो, वो काम अलग चल रहा है। काम मैं समझता हूँ कि जयपुर में कमी नहीं रही है, इसलिए पूरे देश के जो टूरिस्ट हैं या जो आप देखते हैं कि जयपुर में कोई प्रोग्राम का प्रस्ताव आता है तो सभी लोग स्वीकार करते हैं। जयपुर आना मैं समझता हूँ आज देश का हर नागरिक पसंद करता है। इस रूप में जयपुर की खूबसूरती बढ़ती जा रही है, ये हमारे लिए बहुत ही सुकून की बात है और आप लोगों के लिए बधाई की बात है। यहाँ चौपाटी भी बनी, प्रताप नगर में, मानसरोवर में, नायला में, लोग बहुत ही वहाँ जाते हैं और मैं समझता हूँ कि अच्छा मैसेज गया, उसका भी एक नवाचार भी हुआ। सेंट्रल पार्क बहुत पॉपुलर है, उसी ढंग का पार्क जो है आपके VT रोड और मध्य मार्ग के बीच में बन रहा है, वो इस सेंट्रल पार्क से बड़ा पार्क होगा और जो लोग उस दिशा में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात होगी।
वहाँ कॉमर्शियल काम करने का तय किया था हाउसिंग बोर्ड ने। मैंने रुकवाया धारी बारियों क्या करके। मैंने कहा कि वहाँ की पूरी आबादी को एक सेंट्रल पार्क की तरह सुविधा मिले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मुझे खुशी है कि आज वो सेंट्रल पार्क काम चल रहा है, पर लोग अभी से जाके घूमने लग गए हैं। तो एक सोच की बात है जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने बजट में कहा था कि बगरू, बस्सी, चौमू, चाकसू, स्वागी, चंद्रा जी, इसके मास्टर प्लान बनने चाहिए। मैं जेडीसी को कहना चाहूँगा इस दिशा में मास्टर प्लान समयबद्ध तरीके से पूरे बनाएं, और साथ में मेट्रो या लाइट ट्रेन, ये सपना होना चाहिए जयपुर वासियों का। और ट्रैफिक कम हो, तकलीफ नहीं आए, ट्रैफिक जाम नहीं हो, उसके लिए जरूरी है कि चारों दिशाओं में मेट्रो कैसे पहुंच सके। सीतापुरा से अम्बाबाड़ी वाला काम भी अभी आगे भटका पड़ा है, जबकि पहले जब मेट्रो बनी थी तो हम देखा कि टाइम बाउंड तरीके से मेट्रो का काम पूरा हुआ और लाभ मिल गया। सरकारें बदलती है तो उसके कई नुकसान भी होते हैं। रिफाइनरी 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था 55 के अंदर, जिससे पूरे राजस्थान के लोगों को फायदा मिलेगा, नौजवानों को, कि जो 300 किलोमीटर पे जो वहाँ पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के आधार पर जो इकाई लग रही है वहाँ पर प्लास्टिक आधारित उद्योग छोटे बड़े क्यों की भागीदारी होगी। सरकार बदल गई, 5 साल बंद रखा पिछली सरकार ने उस काम को। चुनाव आए तो हमारे दबाव से वापस शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद आए वहाँ पर, और आज वो 40,000 करोड़ का काम 70,000 करोड़ में पूरा होगा। आप सोच लीजिए 30,000 करोड़ ज़्यादा लगेगी। तो ये जितने प्रोजेक्ट होते हैं, अब ERCP का प्रोजेक्ट है, वसुंधरा जी का शुरू किया गया है। हमारी सरकार चली जाती है तो वो बंद कर देते कामों को, हम वापिस आते हैं तो काम कोई बंद नहीं करते हैं, उनके वक्त का काम कोई भी हो। आप देख रहे हैं कि ERCP जो है 13 जिले में जयपुर भी आता है। करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, माधोपुर, सब तकलीफ में, अलवर। और हम चाहते हैं परमानेंट इलाज जो पीने के पानी का अजमेर में आता है, उसके अंदर टोंक भी आता है, बूंदी भी आता है। उसको काम को अभी तक प्रधानमंत्री महोदय जो जयपुर में अजमेर में कह के गए थे कि राष्ट्रीय परियोजना बनाने का संकेत दिया था, और पूरी योजना को खुद ने एक्सप्लेन किया उन्होंने, खुद ने मीटिंग के अंदर, जो हमने वीडियो दिखाया मीडिया वालों को भी। उसके बाद में कोई कारण नहीं है कि आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करो। वो इश्यू बना हुआ है पूरे 13 जिले के अंदर कि वही योजना पूरी होगी तो पीने के पानी का संकट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो स्थितियाँ हैं वो आपके सामने हैं, और आगे भी जिस प्रकार से हम लोगों ने फैसले किए उसके कारण से जयपुर की खूबसूरती बढ़ी, टूरिस्ट की संख्या बढ़ी, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन टूरिस्ट हो। और उसी कारण से आज जो वर्तमान स्वरूप दिखता है, घाट की घुनी बन गई, कितना बड़ा काम हुआ वो सोच सकता है। गुजरे की थड़ी का अंडरपास बन गया, मेट्रो आ गई थी, बड़े बड़े काम हो गए हैं, सड़कें चौड़ी हो गई। पूरा मैंने कहा पूरा जयपुर का ऑरा बदल गया देश के अंदर। वो जयपुर शहर है जहाँ बैठे हुए हैं। और तो और पूरे राजस्थान में जो हमारी एक्टिविटी रही है वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से, उसके कारण से 3 लाख रुपए की GDP जो होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे मापा जाता है किसी देश का, प्रदेश का विकास, 3 लाख रुपए बढ़ गई है उसकी। मतलब अब हमारा स्टेट GDP का आकार जो है 12 लाख करोड़ का हो गया है। तो आप सोच लीजिए किस प्रकार से विकास किस रूप में हो रहा, वो आपके सामने है। ये आंकड़े तो सरकारी आंकड़े हैं और ऐसे नहीं बनते हैं, बाकायदा इसके जांच पड़ताल होकर के आंकड़े बनते हैं। गलती गुंजाइश बहुत कम होती है। और 3 साल जो अभी हमारा है, आपने सरकार बनाई, आपको जान के खुशी होगी, प्रति व्यक्ति आय जो होती है पर कैपिटा इनकम, वो 26.81% बढ़ गई है।
प्रति व्यक्ति आय। कोरोना से मार भयंकर है, महंगाई की बहुत भयंकर मार है, कमर टूट रही है। मध्यम क्लास भी हो चाहे गरीब आदमी हो, उनका जीना मुश्किल हो रहा है। लोग संकोच में बोलते नहीं हैं, इसलिए हमने सोशल सिक्योरिटी भी जोड़ दिया है। आज दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री। 10 लाख के अलावा ही है 10 लाख का बीमा। भगवान करे किसी घर में तकलीफ नहीं आए, पर कोई तकलीफ आ गई, पहले लोग घबराते थे क्या करेंगे, मकान बेचेंगे, गहने बेचेंगे। अब आप देखिएगा कि किडनी ट्रांसप्लांट करना है, लीवर ट्रांसप्लांट करना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, वो भी आपके 10, 15, 20 लाख में लगते हैं। तो सरकार देगी आपके परिवार को, आपको तकलीफ नहीं आएगी। हिंदुस्तान में क्या, अमेरिका दुनिया में कहीं ऐसी स्कीम नहीं होगी। पूरा इलाज फ्री आपके सरकारी अस्पताल में जाओ, IPD OPD सब फ्री है। तो ये एक अद्भुत निर्णय हुआ है सरकार का, जिसको पूरे देश के अंदर अप्रिशिएट कर रहे हैं। कई हमारे निर्णय ऐसे हैं जो पूरे प्रकार से देश में एकमात्र राजस्थान में हुए हैं। शहरी रोजगार योजना, आप नरेगा की तरह आराम से अब आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं गारंटी के साथ में, 10-100 दिन का रोजगार गारंटी के साथ में। और इतना अच्छा रिएक्शन है। मैं गया था फैरिक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, एक महिला मेरे पास आई था, मेरे 3 बच्चे हैं, पहली बार मैं घर से निकले काम कर पाऊंगी, क्योंकि 30 तरह के काम उसके अंदर, पौधारोपण का भी है, पानी पिलाने का भी, कई तरह के काम उसके अंदर है। कहने का मतलब कि सरकार जो है इंदिरा रसोई खोल रही है, 8 तो खुल चुकी है, 8 रुपये में भोजन मिल रहा। मैं खुद खाने गया भोजन इंदिरा रसोई में, इतना अच्छा लगा मुझे। जो खाना खा रहे थे वो गुस्से में बोल रहे थे, साहब देखिए हम यहाँ आके खाना खाना पड़ रहा है, क्योंकि 200 रुपये किलो तेल हो गया, साबुन की बट्टी महंगी हो गई, क्या क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरा कहने का मतलब है बेरोजगारी और महंगाई बहुत भयंकर रूप ले चुकी है। प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दे, किस प्रकार से ये फेज निकले, हमारा रोजगार उपलब्ध हो सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों के अंदर। कल हमारे यहाँ पर 7-8 तारीख को जो मीट हो रही है इनमें राजस्थान की, करीब 11 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। नवाचार हमने किया इस बार, पहले गवर्नमेंट ने किया था एक ऐसा प्रोग्राम, MOU साइन होते रहे, प्रोग्राम के दरमियान भी, प्रोग्राम के बाद में भी। हम लोगों ने पहले ही कर दिए MOU साइन, जिससे कि लोग तैयारी करते हैं कि हमारे अधिकारी भी आगे काम समय पर पूरा हो सके। उससे मैं उम्मीद करता हूं कि इन्वेस्टमेंट आएगा। तो आज हम लोग 3,55,000 नौकरियां दे रहे हैं। आज तक इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं होगा। सरकारी क्षेत्र में 1.25 लाख के करीब दे दी, 1.25 लाख के करीब इंटरव्यू चल रहे हैं या एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख मैंने घोषणा करी अभी इस बजट के अंदर। तो इस प्रकार से बड़े रूप में नौकरी मिल रही, पर उसकी सीमा होती है सरकारी नौकरी की। प्राइवेट सेक्टर आएगा, इंडस्ट्री आएगी, तब जाकर के लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हो सकेगा। ये हम लोगों का प्रयास है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि बातें तो कहने की बहुत सारी है, पर चारों ओर से जो काम चल रहा है वो आपके सामने है। और उसी रूप में हम चाहते हैं कि जो हमने सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट दिया है, 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निश्चितजनों को। और जब दवाएं फ्री हो गई, इलाज फ्री हो गए, बूढ़े लोगों का भी, बुजुर्गों का भी, तो वो पैसा बच जाएगा उनके इलाज वाला, थोड़ा उनको सुविधा मिलेगी। फिर मैं कहना चाहूँगा आपको, भारत सरकार की हमारी मांग है, वो 200 रुपये देते हैं प्रति व्यक्ति, मुश्किल से, वो भी लिमिट है 15 लाख या 20 लाख की, तो हम देते हैं 1 करोड़ लोगों को। हम चाहेंगे भारत सरकार भी आगे आए, और आज दुनिया भर के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी है, और देश के अंदर भी टाइम आ गई है, आप रेवड़ियाँ कहो उनको, उसकी बजाय आप कहो सोशल सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, सम्मान दे रहे लोगों को। किसानों को हमने दिया है 50 यूनिट फ्री कर दी है बिजली की, 300 यूनिट तक कम कर दिया हमने, उसका रेट कम कर दिए, अनुदान दे रहे हैं।
आज 44 लाख लोगों के बिल जीरो आ रहे हैं राजस्थान के। 44 पूरा मुल्क, पूरा प्रदेश आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन धर्म के लोग मानव मानव एक समान होते हैं। सबका जो कुदरत ने हमें, ईश्वर ने दिया है, सबका खून का रंग एक है, लाल है। ये तो हम मनाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन। आपस में भाईचारा, परिवार में झगड़े होते हैं, वो परिवार ऊपर कभी नहीं उठता है। ये बात लागू होती है किसी जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। आपस में सब लोग मिलकर रहेंगे, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, सद्भावना से, तब जाके हमारा मान सम्मान जो दुनिया के मुल्कों में है कि आज हिंदुस्तान में 70 साल के बाद में लोकतंत्र कायम रहा। चाहे इंदिरा गांधी जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेंच ही शहीद हो गए, आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया। ये नई पीढ़ी को नहीं मालूम है क्या रोज के घटनाएं होती थी। आज 25 मर गए, आज 50, आज 70। बस के अंदर, ट्रेन के अंदर कितने लोग मारे जाते थे उस जमाने के अंदर। वो था आतंकवाद का आतंक था, पूरे खौफनाक था वो। उसको खत्म किया। हम चाहते हैं कि, मैं प्रधानमंत्री महोदय को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपील करो, आपकी बात का ज्यादा असर है कि पूरा देश के लोग आपस में भाईचारे से रहो, शांति से रहो, सद्भावना से रहो। और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसमें क्या हर्ज है? हिंसा का जवाब कभी हिंसा हो ही नहीं सकता, फिर इसका कोई अंत ही नहीं है, जो गांधी जी ने कहा था। आज राहुल गांधी निकल पड़े हैं यात्रा में, महंगाई को लेके भी, बेरोजगारी को लेके भी, और साथ में यही बात जो बोल रहे हैं वो, देश में शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा रहे, हिंसा नहीं हो कहीं पर भी। और आज जो माहौल है, आतंक का माहौल है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्या कर रही है आपको मालूम है? पूरा देश डर रहा है, घबरा रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे माहौल में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। और मैंने तय किया है, ये जो ब्रिज बना आपका, ये नया अद्भुत, इसका नाम ही भारत जोड़ो मार्ग के रूप में होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसमें सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग आएंगे, याद करेंगे कि एक यात्रा निकल रही थी देशव्यापी, जिसके अंदर भारत जोड़ने की बात की गई। भारत जोड़ा जाना चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए और लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए हैं कि 70 साल तक कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र को मजबूत किया। पाकिस्तान की तरह सैनिकों के साथ कभी नहीं होने दिया यहाँ पे, वरना कभी मुल्क एक वक्त नहीं रह सकता था। वही भावना आने वाली पीढ़ियों को सौंप के जाएं। आने वाली पीढ़ियों को सौंपने का काम आपका हमारा है, जो आज की पीढ़ी है। वैसी संस्कार, वैसी परंपरा हम निभाएं, बच्चों को वही शिक्षा दें, तब जाकर के पीढ़ी दर पीढ़ी देश मजबूत रहेगा, एक रहेगा, अखंड रहेगा। हिंदुस्तान का नाम दुनिया के मुल्कों में सम्मान की दृष्टि से गांधी के मुल्क के रूप में देखा जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, धर्म के नाम पर कई बातें ऐसी होती है कि लोग अलग ढंग से सोचते हैं, पर मैं समझता हूँ कि अंतिम विजय वही है, सत्य ईश्वर है, जो गांधी जी ने कहा था। सत्य का मार्ग ही जो है वो सच्चा मार्ग है, और हर धर्म यही सिखाता है। उसकी व्याख्या अलग करके हम लोग आपस के अंदर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कई दंगे हो जाते हैं। उदयपुर की घटना हुई, बताइए, कन्हैयालाल की। एक व्यक्ति का गला काट दो आप, क्या बीती होगी परिवार में, क्या बीत रही है समाज पर। वो तो ठीक है, पकड़े गए वो लड़के। ऐसी घटनाएं देश में किसी कोने हो, किसी धर्म के साथ में हो, किसी धर्म का आदमी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का हो, हिंसा का कोई स्थान नहीं है देश और दुनिया के अंदर। आज देखते हैं कि क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर भी क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है। ऐसा फेज चल रहा है दुनिया के मुल्कों के अंदर भी और देश के अंदर भी। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है बिना कोई कारण के भी। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहूंगा, भारत जोड़ की भावनाओं को हमें आत्मसात करना चाहिए, प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारा का संदेश दें। ये बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।